अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज का सियासतनामा बड़ा ही दिलचस्प है। कल रात से एक खबर चल रही है और मैं उसकी मज़ीद तहकीकात कर रहा था। मेरे पास पहले से ही खबर मौजूद थी, लेकिन मैं इसको ब्रेक नहीं कर सका। मैं वेट कर रहा था कब इसका ब्रेक थ्रू होता है, और जिस तरह ये ब्रेक थ्रू इसका हुआ, तमाम चैनल्स पे वो खबर छा गई और वो चूहा पकड़ा गया। चूहे की तहकीकात होनी है। अभी सिर्फ कड़की में फंसा है, उसके सहूलतकारों का भी जिक्र हो रहा है। वो चूहा कौन है उस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक धमकी दी थी, उस धमकी का क्या असर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, उस पर बात करेंगे। और फिर एक जज के खिलाफ रेफरेंस आया है हुकूमत की तरफ से। वो जज कौन है, क्यों उनके खिलाफ रेफरेंस आया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले उस चूहे की। वो चूहा है फैज हमीद, पाकिस्तान आर्मी का साबका आईएसआई का चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर एक इंक्वायरी खुली है, कोर्ट मार्शल उनका होने जा रहा है। कल रात से ये खबर आई है, तमाम चैनल पे ये ट्रिगर चले हैं और लग रहा था एक मखसूस जराए से ये खबर निकली है, जहाँ से ये खबर मेरे तक भी पहुंची। और फिर उसके ऊपर सब ने एक तरह की खबर दी कि तहकीकाती कमीशन बन गया है और इसका अब इसमें जनरल फैज हमीद साहब को पेश होना पड़ेगा। अब खबर शुरू कहाँ से हुई? 2017 में, अगर मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊं, 2017 में एक टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद की। वो कंवर मुइज खान साहब इसके मालिक हैं। इनके घर पर छापा पड़ता है, उसमें आईएसआई के लोग, रेंजर्स के लोग उनके घर पे छापा मारते हैं। उस वक्त उनके पास ये इतला थी यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद हैं, और इस वजह से उन्होंने वो छापा मारा। छापे के दौरान नकदी जितनी थी वो कब्जे में ले ली जाती है। 400 तोले का जिक्र किया गया मुइज खान साहब की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो उन्होंने दी कि 400 तोला सोना, करोड़ों की नकदी, और फिर उसके बाद सालसी के लिए जो मेरे पे प्रेशर डाला गया। फिर 4 करोड़ का जिक्र किया, 2 ब्रिगेडियर साहबान का जिक्र आया इस एप्लीकेशन में। फैज हमीद साहब के भाई जो पटवारी से नायब तहसीलदार बने, नजफ सरदार साहब, उनका जिक्र भी हुआ कि उन्होंने सालसी करवाने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा 400 तोला सोना तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बाकी चीज़ें आपके मिल जाएंगी। अब जब उनके इस घर के ऊपर छापा पड़ता है आईएसआई की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से, इस सारी कार्रवाई के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। उस वक्त जज साकिब निसार साहब उल्टा कार्रवाई करने के, क्योंकि वो इस चूहे ग्रुप के वन ऑफ द मेंबर थे, उन्होंने इस केस का ये रिजल्ट निकाला कि आप इसको रफा दफा करें और रिकॉर्ड को ज़ाया कर दें। ये साकिब निसार साहब की डिसीजन था इस केस के बारे में। वो इसको ख़त्म करके चले गए। जनाब फाइज ईसा साहब आते हैं, इस केस को दोबारा उठाया जाता है। 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करता है। फाइज ईसा, अतर मनिल्ला और अ, जनाब एक और जज हैं अमीनुद्दीन साहब। अमीनुद्दीन साहब इसकी जो इस बेंच का हिस्सा है, 3 जजेस पे। वो इस दरखास्त को वजारत दफा के पास, वो कहते हैं इस दरखास्त को लेके जाएं ताकि वो इस पे प्रॉपर एक्शन लें, क्योंकि इस पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो साबिक DGISI हैं और वो आपकी सुनवाई करेंगे। वजारत दफा के पास ये दरखास्त जाती है और वजारत दफा से ये फिर GHQ जाती है, और GHQ इस सारे इल्ज़ामात को देखते हुए, जो एविडेंस को देखते हैं, और जिस तरह जनरल फैज़ हमीद साहब का एक रिकॉर्ड चल रहा है और एक पार्टी के फैसिलिटेटर भी वो रहे हैं, बेशक वो आर्मी के एक ओहदे पे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले फैज़ाबाद धरने के फैज़ से वो फैज़याब हुए, निकल गए। उसकी मेन वजह ये थी कि अगर आप फैज़ हमीद साहब को उस केस में पकड़ते तो उन्होंने अपने बॉसेस को भी बीच में लेके आना था, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया अपने बॉसेस के आशीर्वाद के साथ किया। उसमें अदारे की कहीं ना कहीं असर रसूख शामिल था, जिस वजह से उनको क्लीन चिट दी गई। अब जो काम उन्होंने ज़ाती कैपेसिटी में किया है, अदारा उसका जिम्मेदार नहीं है, और होना भी ऐसे ही चाहिए।
अब लग ऐसे रहा कि फैज हमीद साहब बड़ा बुरा फंसे हैं इस केस में। फौज ने कोर्ट मार्शल के लिए एक मेजर जनरल है, उनको अपॉइंट कर दिया। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो हाजिर जनरल है और अभी तक अगर कहीं से लीक नहीं हुआ तो मैं उसको सीगा राज में ही रखूँगा। अब वो एक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो में छोटा होता है, वो उसकी इंक्वायरी करेगा। फैज़ हमीद साहब अपनी फौजी वर्दी में आके इन इल्ज़ामात का दिफा करेंगे। अगर वो ना कर सके तो उनसे ये सारे जितने भी बैजेस हैं उनको दिए गए फ़ौज की तरफ से वो वापस ले लिए जाएंगे और उनको जुर्माना भी हो सकता है, उनकी मुराद भी वापस हो सकती है। अब देखना है कि पाक आर्मी जिसका इस वक्त बड़ा क्लियर स्टांस है, अगर फौज की तरफ से कोई बंदा इन्वॉल्व हुआ तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस की। टाइमिंग क्या है कि अहमद बिलाल सफदर साहब कुछ दिन पहले, उनकी खबर मैंने ब्रेक की थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है ज़ाती वजूहात की बिना पर। जबकि मैंने आपको बताया था कि ज़ाती वजूहात नहीं, असल में वो बड़े आउटस्पोकन है और फौज के हाई कमांड तक की उनकी ये बातें पहुंच गई, उनके जो ख्यालात थे करंट सिनेरियो के हवाले से इमरान खान के बारे में। और ये तासुर निकल रहा था कि वो एक यूथिया जर्नैल है और वो फेवरेट भी थे। जनरल आसिम मुनीर के बाद उनके चांसेस थे कि उस लिस्ट में उनका नाम होता है जब वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। अब फौज ने उनका तो कला कमा किया, कुछ और जर्नैल भी हैं जिनका कला कमा हुआ। जनरल फैज़ हमीद भी अर्ली रिटायरमेंट लेके साइड पे हुए हैं। अब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो इस वक्त एविडेंस मौजूद है, लग नहीं रहा कि इनकी बचत होगी। अब ये फैजाबाद धरने से क्लियरेंस मिलती है, एक और केस में उनको जकड़ लिया जाता है। इल्जामात बड़े सीरियस हैं और इनके भाई का जिक्र भी आ रहा है जिन्होंने सालसी कराने की कोशिश की। फिर दो ब्रिगेडियर साहब का जिक्र आ रहा है जो बाद में मोइज खान साहब से मिलते हैं और उनको कहते हैं आपको 400 तोला सोना तो कोई नहीं मिलना। वो ब्रिगेडियर जनाब फखर और ब्रिगेडियर गफ्फार, ये दो ब्रिगेडियर हैं जो इनसे मुलाकात करते हैं और इनको कहते हैं कि आप 4 करोड़ रुपया फैसिलिटेट करने के लिए आप न्यूज़ को दें, स्पॉन्सर करें। अब आप न्यूज़ आपको पता है किन लोगों ने बनाया था, किसके आशीर्वाद से बना, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, ये अब तहकीकात आपने खुद करनी है। आप न्यूज़ को इनसे कहा गया कि आपने 4 करोड़ देना है, आपके बाकी मामला हम क्लियर कर देंगे। अब उस हाउसिंग सोसाइटी पे एक असर रसूख यूज़ किया फैज़ हमीद साहब ने, उससे माल बनाया और उसके नतीजे में ये दरखास्त जो उनसे है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ये कोर्ट मार्शल की तरफ ये बात निकल पड़ी है। अब देखना ये है फैज़ हमीद साहब इस केस से कैसे बचते हैं, इनको क्लीन चिट कौन देता है। फिलहाल जो खबरें मेरे पास हैं, जो एविडेंस हैं, वो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ हैं और इस वक्त की आला क़यादत ज़ीरो टॉलरेंस है उनका करप्शन के ऊपर। कोई भी जर्नैल किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो साबका हो, हम एनएलसी के केस में देख चुके हैं जिन्होंने ज़ाती तौर पर जिन अफसरान ने करप्शन की उनका कोर्ट मार्शल हुआ। अब फैज़ हमीद साहब के लिए मुश्किल वक्त आ गया, दोबारा ये शिकंजे में आ गए हैं। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब तो क्लियरली लाउड एंड क्लियरली इनका नाम लेते रहे हैं कि ये एक मखसूस पार्टी को एक मखसूस एजेंडे के तहत सपोर्ट करते रहे हैं, तो अब ये मौका आ गया कि इनको अकाउंटेबल किया जाए। जो काम इन्होंने ज़ाती हैसियत में किया उसका जवाब अब इनकी आर्मी मांग रही है। जो इदारे की हैसियत से किया है ऑब्वियसली उस पर अंडर द कारपेट डस्ट की जा रही है, उसको उठाया नहीं जा रहा दोनों हलकों की तरफ से। और जिसमें वो इंडिविजुअली कसूरवार हैं उस पर अदारा भी एक तरफ खड़ा है कि हम कानून और आइन के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी हम वो करेंगे अगर जनाब फैज़ हमीद साहब कसूरवार ठहरते हैं। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। अब आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर जो डेवलपमेंट होगी उससे पता चलेगा कि फैज़ हमीद साहब का मुस्तकबिल क्या होता है। अब आज की जो दूसरी खबर है, इसमें इमरान खान साहब ने धमकी दी है
इस्टेब्लिशमेंट को, और वो धमकी उन्होंने ट्विटर के अकाउंट से, अपने ज़ाती अकाउंट से ये दी है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर है। बाकायदा उन्होंने नाम लिया क्लियरली, और जो कुछ हो रहा है इसमें सारा कसूर आसिम मुनीर का। जो जुल्म ज्यादती मेरे साथ हुई है, मुझे सजा दिलवाने में भी और मेरी बीवी को जेल में रखने में भी आसिम मुनीर का हाथ है। अब क्लियर इल्जामात इमरान खान साहब ने पहले भी लगाए, अब फिर लगाया उन्होंने। उसका असर क्या हुआ कि इमरान खान साहब को शीशे की दीवार के पीछे बैठा दिया गया, कैमरे वहां पे लग गए, इनको जो मिलने के लिए लोग आते हैं उनकी बड़ी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है, और अब सहाफ़ी हलकों को भी सख्ती का सामना करना पड़ा। सहाफ़ी हलकों को भी एक साइड पर एक केबन दे दिया गया जेल में, वो अब इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर वो इंटरेक्ट करेंगे भी तो वो खबर वो देंगे जिसकी जिसकी इजाज़त दी जाएगी मीडिया में। अब उस तरह वो खबरें लीक नहीं होंगी, और जो सहाफ़ी कंडक्ट के खिलाफ जाके कोई बात करेगा तो उसका दाखिला भी ममनू कर दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब मोहसिन नकवी साहब को वासराय कह रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब को बादशाह का लकब उन्होंने दे दिया, और यही इनका एक तरीक़ेकार है। ये हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। अब उन्होंने इन नामों से इनको पकाना, और सोशल मीडिया पे इन नामों से इनको पकाया जा रहा है। मोहसिन नकवी, क्योंकि ये वजारत दाखिला के अंडर आता है, इनकी लॉ इन्फोर्समेंट जितनी एजेंसीज हैं वो मोहसिन नकवी के अंडर है, जेल काम भी मोहसिन नकवी के अंडर आ रहे हैं, तो वो क्लियरली उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये उनकी वजह से हो रहा है, उनकी एमा पे हो रहा है। हालांकि केपी की गवर्नमेंट ने, अली अमीन गंडापुर ने पूरी कोशिश की, सालसी की, कोर कमांडर हाउस जाके इफ्तारियां भी करते रहे, इजलास भी किए। अब उसका फैसला क्या निकला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो गए, कोई एनआरओ इमरान खान को नहीं दिया जा रहा, सख्ती से निपटा जा रहा है। इनकी बचत कहीं पे भी नहीं हो रही, इनकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही, इनके बचने के चांसेस कहीं से भी उनको नज़र नहीं आ रहा कि वो बच निकलेंगे। इमरान खान साहब के लिए बुरा दिन है। इमरान खान साहब इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं, और इमरान खान साहब के जो टीम है इस वक्त, वो खुद छुपती फिर रही है। उनके पास भी इतनी ताकत नहीं है। वो सिर्फ ईवानों में शोर मचा सकते हैं, जैसा कि आज आपने आसिफ अली जरदारी की तकरीर में जिस किस्म की मिसबिहेव किया, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, ये इस तरह की मिसाल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज तक देखने को नहीं मिली। ये इन लोगों ने सीटियां पकड़ी हुई, बैनर्स उठाए हुए, पीटीआई के पट्टे जेब डाले हुए गलों में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हुल्लड़बाजी मचाई हुई है। लग नहीं रहा कि वो किसी भी तरीके से वो पार्लियामेंट में खड़े हैं। आज की तीसरी खबर है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हुकूमत ने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दे दिया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में रेफरेंस देने वाले जज का नाम है मलिक आसिफ, इजाज आसिफ, जो 9 मई के हवाले से अडयाला जेल में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी की हेयरिंग कर रहे थे। अब प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से इन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं वो बड़े सीरियस किस्म के लगे हैं। इन्होंने एक तो मुजरिमान से बड़ी शफकत भरी उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की अपने कंडक्ट के खिलाफ जाके, जैसा कि एक वाक़या उसमें उन्होंने कोट किया कि मलिक इजाज़ आसिफ साहब इमरान खान साहब के सेल में गए हैं और उन्होंने पूछा, अब मैं आ गया हूँ, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। इमरान खान साहब ने फ्रिज का जिक्र किया, उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर किए कि फ्रिज इनको दी जाए। हालांकि अगर आपने इस किस्म के कोई मामलात होते हैं तो आप उसको अदालत में बैठ के प्रोसिक्यूटर से इस्तखासा से पूछ के फिर आप कोई ऑर्डर जारी करते हैं, और फिर इस्तखासा अगर एतराज़ ना उठाए तो आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये अब उनके कंडक्ट के खिलाफ बात है। तो जिस तरह का टिल्ट उन्होंने वहाँ पे, जिस तरह का बैंड ओवर वो हुए इमरान खान टूवर्ड्स, इस वजह से 9 प्रोसिक्यूटर्स ने इनके खिलाफ अदम एतमाद किया
और उन्होंने कहा हम पेश नहीं होंगे, जिसकी वजह से 9 मई के केसेस के हवाले से जो समाअत है वो मुलतवी हो गई हैं। अब जब तक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये रेफरेंस का फैसला नहीं हो जाता जो गवर्नमेंट की तरफ से गया है, तब तक इस केस की हियरिंग नहीं होगी। अब मैंने अगर थोड़ी सी तहकीकात की, ये मलक एजाज आसिफ साहब, इनको 7 माह हुए हैं ये लगे हैं। यूजुअली 3 साल का टेन्योर होता है जज का, और इनका जो टिल्ट होता है ये हमेशा मुजरिम की तरफ ज़्यादा होता है। 2 किस्म के जज होते हैं, जो इस्तखासा को, एविडेंस को ज़्यादा उनके साथ नरमी करते हैं और मुजरिम के साथ सख्ती से आते हैं। लेकिन ये जो उनसे जज हैं, ये मुलजिम की तरफ ज़्यादा उनसे शफकत का बर्ताव करते हैं, जो सुनने में आया है, जो इतलात मेरे तक आई हैं, उससे ये लग रहा है कि शायद इन्होंने अपने एक उनका तरीक़ेकार है, उनके एक बिहेवियर है, उस लिहाज से इमरान खान साहब से कुछ शफकत बरतने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और गवर्नमेंट इसमें बड़ा सेंसिटिव है, इस्तखासा ने इसको अगर उठाया प्रोसिक्यूटर्स ने, तो गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला करेगी। फिर इन जज साहब का एक और वाक़या भी है, जब 25 से 28 मार्च के दौरान इन्होंने समाअत की है, उसमें इनके साथ स्टाफ गया अडयाला जेल, उसकी तलाशी ली गई, उसको इन्होंने बड़ा माइंड किया। 3 दिन समातें होती रही, इन्होंने बड़ा एटीट्यूड दिखाया उधर अदालत में। इन जेल हुकाम को, एसपी को, एएसपी को बुलाया गया, उनकी तजलील की गई, उनको उनके जूते उतरवाए गए, जराबें उतरवाई गई, बेल्टें उतरवाई गई। इस तरह का माहौल वहाँ पे बनाए रखा, और इमरान खान साहब की मौजूदगी में ये वाक़यात होते रहे हैं, जिससे ये तासुर निकला कि ये जज अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इमरान खान जो कि मुलजिम है, जेल में है, उनके ऊपर सजाएं हैं, और वो जेल हुकाम जो इमरान खान साहब के बॉस हैं उधर, जो उधर अफसर है, इमरान खान के सामने उनकी तस्दील की गई। तो ये मिसकंडक्ट में आता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर्स ने ये उनके अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। अब बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं। अब ये लाहौर हाई कोर्ट ने सोचना है कि इस केस का फैसला वो क्या करते हैं। फिर आज की एक और खबर है मिशाल यूसुफजई के हवाले से। पहले तो मैं कंडेम करूंगा, उन्होंने एक खतून सहाफ़ी जो कि केपी से तल्लक है, जियो न्यूज़ की रिपोर्टर है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उनकी जो उनके साथ ज़ाती व्हाट्सएप की चैट थी उसको लीक किया, उनका नंबर लीक किया। अब पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। उस खतून सहाफ़ी जो नादिया थी, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि मिशाल यूसुफजई ने 1 करोड़ 71 लाख की गाड़ी मांगी है केपी की गवर्नमेंट से, और उसकी मंजूरी देने के लिए एक समरी भेजी गई है। अब उस पर एतराज़ शुरू हो जाता है केपी के, आप पीटीआई के अपने लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि मिशाल यूसुफजई तो सिर्फ एक मशीर है, इनको किस लिए हुकूमत को कुफात जारी करनी चाहिए। 1000 से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट हुआ है सूबा, तो ये किस किस्म की शहनशाहियत हो रही है। तनकीद होती है, मिशाल यूसुफजई इल्ज़ाम लगा देती है खतून सहाफ़ी पे कि इन्होंने जो खबर दी है, इन्होंने मुझसे पैसों का मुतालबा किया है। गो के जो चैट उन्होंने लीक की है, उससे किसी किस्म का तासर नहीं नज़र आ रहा कि उनसे मिशाल यूसुफजई से को पैसों का मुतालबा किया गया। अब वो बड़ी तनकीद की जद में है। मुझे लग ऐसा रहा है कि पीटीआई उनसे ये सीट मशीर केपी के वापस ले लेगी। इमरान खान साहब ने भी सुनने में आया, इसका नोटिस लिया है, और अगले एजेंडे में जब अली अमीन गंडापुर से इनकी मुलाकात होगी तो इस बात को डिस्कस किया जाएगा, और शायद इनको डी नोटिफाई किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।